Hello everyone, welcome to my channel RR Classes, and this is the video lecture 2 of chemical reaction and chemical equations। इसके पहले जो वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार चेंजेस किन्हें कहते हैं या चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, किस प्रकार उनको पहचाना जाएगा कि कौन से केमिकल है, कौन सा फिजिकल है, फिजिकल चेंजेस में क्या चेंज होते हैं और केमिकल चेंज में क्या होते हैं। केमिकल चेंज के प्रोसेस को मैंने कहा था केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में था, उसको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया, फॉर्मूला के रूप में दिखाया, जिसको कहा केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक हम लोगों का कंफर्म हुआ। अब है हमारे पास कि केमिकल रिएक्शन होने के समय में हम लोग दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला क्या है कि जो एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, तो एनर्जी तो अलग अलग फॉर्म में होता है। अब एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी जो है हमारा लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए कुछ डिफिनेशन को अगर देख लेते हैं, जैसे एनर्जी को मेनली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला क्या है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या है ये हम लोगों को देखना है। दूसरा है इंडोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन। अब देखिए नाम से ही पता चल जाता है, एक्सोथर्मिक माने ये एक्सो से बना है, क्या एग्जिट माने निकास होगा, निकलेगा, ठीक है। और इंडो जो है वो एंट्री, इंडो से एंट्री हम लोग लिख सकते हैं, मतलब क्या होगा, प्रवेश होगा, ठीक है, प्रवेश होगा। ये जो थर्मिक वर्ड का यूज़ हो रहा है, ये मेनली हीट के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग डेफिनेशन को ज़रा सा देख लें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है एनर्जी रिलीज होता है, बट मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पर लाइट भी कंसीडर किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंसीडर किया जाएगा, साउंड भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन मेनली जो है हीट की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन होने के लिए या तो वहाँ पर क्या है, हीट प्रोवाइड करना होता है या फिर हीट रिलीज होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे हम लोग। यहाँ पर कहा गया कि वैसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट क्या होगा, रिलीज होगा, एग्जिट होगा, एक से एग्जिट होगा, निकलेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, रिएक्शन हुआ, हीट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, तो जैसे अगर हम लोग CH4 मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ पर भी हीट देना हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लास्ट में हीट यहाँ जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हीट दिया भी गया और हीट निकला भी, क्या कंसीडर किया जाए इसको। इंडोथर्मिक का डिफिनेशन देखें, एंट्री ऑफ हीट, एंट्री ऑब्जर्व किया जाएगा। द केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसको पूरा होने के लिए एनर्जी देना होगा, मेनली हीट देना होगा, उसको गर्म करना होगा, ठीक है, उसको गर्म करेंगे तभी वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यदि हीट देना हो उस रिएक्शन होने के लिए तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन के बाद हीट निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर देखिए
अगर मान लीजिए हीट मैंने दिया 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर जो उत्पन्न हुई हीट वो मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस, तो ज़्यादा अधिक है ना, वो 70 तो अधिक है, तो उसको कंसीडर करना है। मतलब यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुआ तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख ले हम लोग, इसको बैलेंस कर लेंगे आप लोग। ऐसे भी मैं बैलेंस करने के लिए आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ दूसरी ओर क्या है हमारा, दूसरी ओर यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बर्निंग ऑफ मेथेन is exothermic reaction. Why? Because after burning or during burning of methane gas heat is evolved या produce। एक एग्जाम्पल और देख ले, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना पत्थर को यदि हम लोग क्या करते हैं, वाटर में घोलते हैं, पानी में, यहाँ गर्म करना नहीं है, यहाँ हीट नहीं देनी है। चूने के पत्थर को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीज होगा, H2 गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे आप लोग। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी रिलीज हो रही है। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये भी एक क्या हो गया, प्लस हीट रिलीज होती है। जब भी आप चूने को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा। मतलब ये भी क्या है, ये भी एक्सोथर्मिक। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताया था आपको, रिएक्टेंट्स, तो ध्यान देंगे जिन दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के बीच एक ही हो सकता है, मतलब वैसे एलिमेंट्स और सबस्टांस which take part in chemical reaction are called, क्या कहलाएगा, are called reactants। यहाँ डिफिनेशन भी हो गया, लिखाया है यदि मैंने तो बढ़िया है। दूसरी ओर यदि इनको रिएक्टेंट्स, ये एरो के इधर होते हैं लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट्स जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट्स। और अगर हम लोग इनकी बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन के बाद बन रहे हैं, जैसे ये बन रहे हैं ना, तो ये सारे क्या हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। तो प्रोडक्ट्स का डिफिनेशन करेंगे, एलिमेंट और सबस्टांसेस विच फॉर्म, जो बनते हैं, द न्यू सबस्टांस विच फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं प्रोडक्ट का क्या लिखेंगे, न्यू सबस्टांस विच form after a chemical reaction। ठीक है, नए सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। क्लियर हो गई। चलिए, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल जिसमें एनर्जी देनी हो, गर्म करनी हो, जैसे अगर हम लोग इसको लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम लोग हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट है सिंगल है, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं होगा तो अभी बैलेंस करने के लिए मैं बताऊंगा कि किस प्रकार बैलेंस होता है। ठीक है, फिलहाल इस तरह देखेंगे, ये बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया गया तब जाकर इनके बीच में रिएक्शन हुई। इट मीन्स क्या है, ये इंडोथर्मिक है। क्या है, इंडोथर्मिक। ठीक है, ये जो डेल्टा का साइन है इसको हम लोग क्या करें, डेल्टा।
ठीक है, डेल्टा जो है हीट को दर्शाता है, चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो गई ये पॉइंट्स। अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग केमिकल इक्वेशंस को और अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई वर्ड इक्वेशन ना हो, कोई स्टेटमेंट ना दिया गया है, फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर एज ए लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। पढ़ा था मैंने, इतना बड़ा स्टेटमेंट कि रिबन है, ऑक्सीजन है, बर्न होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन से किस प्रकार देखेंगे। कोई केमिकल इक्वेशन जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसको और अधिक इंफॉर्मेटिव बनाना है। क्या इनमें कमियां हैं, क्या इनमें दोष है कि ये इंफॉर्मेटिव नहीं है, इनको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किस प्रकार इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। कि मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मैंने अभी कहा ना कि केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दे, मत कहने का तात्पर्य है कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन दे दे। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के बारे में, सबस्टांस की प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल और भी चीज़ों के बारे में, मतलब कंप्लीट अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट क्या है, हमने पढ़ा था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि सॉलिड फॉर्म में हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एस लिखेंगे। लिक्विड फॉर्म में हो तो उसके लिए एल लिख देंगे। अगर वो वेपर के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में हो तो हम लोग जी लिख देंगे, या फिर हम लोग अपवर्ड एरो दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई। अगर हमारा प्रेसिपिटेट जो बन रहा है, प्रेसिपिटेट मैंने कहा था ना, क्या है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसे सबस्टांस बन जाते हैं, ऐसे सॉलिड बन जाते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट यदि रहता है तो उसके लिए हम लोग पीपीटी या फिर डाउनवर्ड एरो यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एसिड होते हैं, अधिकतर एसिड की बात करेंगे हम लोग डाइल्यूट फॉर्म में, तो इसके लिए DIL फुल स्टॉप ये यूज करेंगे डाइल्यूट फॉर्म के लिए। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस मेन है, ये सब हम लोगों को दिखाना कि किस प्रकार। अगर कोई घोल है, मिश्रण है जो पानी में घुला है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वेस। एक्वेस में क्या होता है, एक्वेस में जो सबस्टांस किसी पानी में घुला है उसके लिए हम लोग AQ का प्रयोग करेंगे, पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख रहे हैं कि मैंने हाइड्रोजन को जलाया, जो कि क्या है, एक गैस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो कि क्या है, एक गैस, और वाटर बना H2O जो कि है एक लिक्विड। तो मैंने फिजिकल स्टेट को दिखाया, कौन सा सबस्टांस गैस में है, कौन लिक्विड में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिजिकल स्टेट को दिखाने से पता चल जाता है कि ये जो एलिमेंट्स से जो रिएक्टेंट हैं वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में बनता है। तो ये इंडिकेट कर देता है आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी एक लेते हैं जिंक का जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और H2SO4 ये एक्वेस सॉल्यूशन है। मैंने कहा था ना डाइल्यूट का मतलब जब एसिड है,
मान लीजिए 100 ml एसिड है, मैंने उसमें से 25 ml निकाल लिया और उसके जगह 25 ml वाटर मिला दिया, तो एक्वस बन गया ना। एक्वस यानी डाइल्यूट बन गया। तो यहाँ आप डाइल्यूट बी लिखेंगे, डाइल्यूट H2SO4 मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। वाह, जिंक सल्फेट बना दिया, क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन गैस है, तो मैंने कहा था ये जो सॉल्यूशन बनेगा, देखिएगा यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा क्या? जी, मतलब ये गैस है। ये क्या है? जी, गैस है। और एरो के बाद हमने दिखाया लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर भी जिंक के ग्रैनुअल्स है जो सॉलिड फॉर्म में है। डाइल्यूट यूज़ किया है मैंने क्योंकि एक्वस है, पतला है, गाढ़ा नहीं था, एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ जो बना वो एक्वस सॉल्यूशन बना। और ये हाइड्रोजन गैस को या तो आप अपवर्ड एरो से दिखा दें या फिर हम लोग गैस वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई हम लोगों को कि हम लोग फिजिकल स्टेट को ज़रूर दिखाएंगे केमिकल रिएक्शन होते समय जब केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। तो चलिए दूसरी चीज़ है हमारे पास हीट। अब मैंने हीट के बारे में जिक्र किया था, कहीं एक्सोथर्मिक कहीं इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का एक बार फिर से आप लोग याद रखेंगे। एक्सोथर्मिक में क्या लिखेंगे? तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होगा। और इंडोथर्मिक में क्या लिखेंगे? तो रिएक्टांट के साथ हीट रिलीज होगा। यही तो आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, चलिए बाय चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, इसको भी इंडिकेट करना होगा, टेम्परेचर में चेंज होना। जैसे मैंने कहा था कैल्शियम कार्बोनेट को हीट चेंज करेंगे, यहाँ पर हीट देंगे, तो इसको हम लोग किस साइन से दिखाएंगे? डेल्टा, ट्रायंगल शेप से। तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या हमने देखा? तो हमने देखा कि इसके जो है फिजिकल स्टेट को दिखाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसको सॉलिड फॉर्म में दिखाएंगे। ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस के फॉर्म में, इसको अपवर्ड। दूसरी चीज़ अभी हमने देखा कि इंडिकेट करना है आपको इस डेल्टा वाले साइन से कि यहाँ पर जो है हीट देना हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करना हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए दूसरा क्या है? तीसरा नंबर, इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब वो कंडीशन में ये भी चीज़ शामिल हो सकता है, चेंज इन हीट। यदि हम लोग हीट देते हैं, कहीं लाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत हो रही है, कहीं हीट की ज़रूरत हो रही है, कहीं प्रेशर की ज़रूरत हो रही है, तो कहीं कैटलिस्ट की ज़रूरत हो रही है। कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा था ना। कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो कैटलिस्ट वे सबस्टांस होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को कराने में मदद करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को कराने में मदद करते हैं, मतलब या तो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, या तो उसको बढ़ा देगा या उसको कम करेगा, मतलब उसको कंट्रोल करेगा, उस रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा, लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दो बच्चे लड़ रहे थे, तीसरा आया और दोनों के कान में कुछ कुछ बोल दिया, फाइटिंग बढ़ गया। क्या हुआ? फाइटिंग का जो एक्शन था वो रेट ऑफ एक्शन बढ़ गया। तो वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं किया, केवल वो क्या किया? दोनों को कुछ बोला और दोनों को भड़काया, दोनों के बीच में फाइटिंग बढ़ गई। तो वो लड़का जो है कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट, तो इंडिकेटिंग द कंडीशन। अब वो कंडीशन में कौन कौन से आएंगे? तो कंडीशन में हमारे प्रेशर आ सकते हैं कि इतने प्रेशर में उसको रिएक्शन कराना। कैटलिस्ट का यूज़ होगा, कैटलिस्ट। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर भी इसी में आ जा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। सनलाइट वगैरह अगर हम लोग दे रहे हैं, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारा
एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिएक्शन जिनको हम दिखा सकें यहाँ पर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने ले लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस। इसको अभी हम लोग नहीं लिखते हैं, एक एक करके डिनोट करेंगे। ये गैस है, हम लोगों को पता है ये गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। प्लस यहाँ जगह छोड़ लें, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर? तो इसको भी हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। ये क्या है? ये हमारा मेथेनॉल है, मेथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल है। अब इसके कंडीशन को हम लोग दिखाएंगे कि क्या क्या कंडीशन जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लें, ये क्या है? गैस है। ये क्या है? ये भी गैस है। और ये जो दोनों गैसें मिलती है तो ये क्या बना? मेथेनॉल एक तरह का लिक्विड होता है ना, अल्कोहल लिक्विड होता है। चलिए, इसको मैंने दिखा दिया, इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। समझ में आ गई? दूसरा, क्या यहाँ टेम्परेचर में चेंज हुई? बिल्कुल हुई। 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमने दिया। साथ में और क्या लगा इसमें? तो इसमें कुछ कैटलिस्ट का यूज़ किया हमने, जैसे जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया और प्लस क्रिप्टन ऑक्साइड का। ठीक है, इसका प्रयोग हुआ, तब जाकर हमारा ये रिएक्शन पूरा हुआ। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर के लिए, ये जो है हमारा थर्ड नंबर यही बोल रहा है कि इंडिकेटिंग द कंडीशन, उस कंडीशन को बताइए जहां पर वो रिएक्शन कराने के लिए उपयुक्त तो किए जा रहे हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं। समझ में आया? एक और देख लेते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, आप लोग को दिख रही है यहाँ पर। इसी का एग्जाम्पल एक और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने लिया पोटेशियम ऑक्साइड को। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को लिया हमने। पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है? आयोडीन का आई होता है ना, तो I2, आई कैपिटल में लिखेंगे। चलिए, ये क्या हो गया? तो पोटेशियम आयोडाइड हमने लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया और क्या किया? किसी के साथ मिलाया क्या? नहीं, केवल हीट किया। क्या किया? हीट। इसको हम लोग बाद में दिखाएंगे, पहले प्रोडक्ट देख ले। प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? तो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जा रही है, ऑक्सीजन गैस। चलिए, इसके लिए देखते हैं क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या इसमें जुड़ेगा। बैलेंस हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो एक हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कैटलिस्ट है। इसको कहाँ लिखेंगे? एरो के ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे? साथ में इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको हम लोग डेल्टा साइन से दिखाते हैं। ठीक है, और क्या लिखनी है हम लोगों को? सॉलिड है तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट को सॉलिड लिख दीजिए, यहाँ पर सॉलिड लिख दीजिए, यहाँ पर एरो दिखा दीजिए। गैस जो है इवोल्यूट हो रहा है। तो हमारा यहाँ हो गया क्लियर कि किस प्रकार हम लोग केमिकल इक्वेशंस को और भी अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। 3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द सबस्टांस और एलिमेंट विच इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। सेकेंड क्या था हमारा? चेंजिंग द बाय इंडिकेटिंग द चेंज इन हीट या एनर्जी। और थर्ड क्या था? बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द केमिकल इक्वेशन अकर। ठीक है, क्लियर हो गया? केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस या अकर, यह हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में है, वो हमारा सिलेबस में यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो बैलेंसिंग करना था कि किस प्रकार हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस के लिए देखिए क्या क्या ज़रूरतें और किस प्रकार इनको बैलेंस, अभी भी यहाँ हो सकता है बैलेंस ना हो, ये इक्वेशन बैलेंस ना हो, आपको बैलेंस करना है, लेकिन सीख तो पहले ले, उसके बाद बैलेंस करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार बैलेंस किया जाए। सबसे पहले
कि हमारा बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड किसको कहा जाता है? अनबैलेंस का एक और नाम है स्केलेटल। स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस इक्वेशन किसको कहेंगे? तो वैसे केमिकल इक्वेशन, ठीक है, वैसे समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें कि इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल, यानी एलिमेंट्स के जितने नंबर आपके रिएक्टेंट्स के हैं उतना आपका प्रोडक्ट में नहीं है, दोनों तरफ इक्वल नहीं है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स नॉट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तब हम लोग क्या कहेंगे? वो स्केलेटल है या अनबैलेंस। एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लें। एग्जाम्पल में क्या है? तो हाइड्रोजन गैस जो हमने लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया तो हमारा बन गया H2O, वाटर लिक्विड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि क्या हमारा बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हाइड्रोजन के 2 तो हैं इधर और ऑक्सीजन के 2 के जगह पर 1 ही है, मतलब इधर जितना एटम है उधर उतना एटम नहीं मिल रहा, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस कैसे होगा? किनको कहेंगे बैलेंस? यदि रिएक्टेंट्स के एटम और प्रोडक्ट के एटम इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम लोग कहेंगे। एक और देखेंगे, बैलेंस होगा तो बैलेंस लिखेंगे हम लोग। जैसे हमने जिंक ग्रेनुअल को, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक सल्फेट, जिंक ये क्या करेगा? सल्फेट के साथ SO4 बना लिया सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस को उड़ा दिया, रिलीज कर दिया। यहाँ पर मिलाएंगे, जिंक के 1 हैं, जिंक के 1, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4। चलिए ये हमारा जो है ये कंप्लीट है, ये बैलेंस्ड है। क्या है? ये वाला बैलेंस है, दोनों तरफ इक्वल आ गया, बट ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस किसे कहते हैं? पहले ये देखेंगे। केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का, जो एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, माने प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम का नंबर है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल बोथ साइड, दोनों तरफ बराबर है। जैसे इसमें देखा ना, एक जिंक का 1 एटम, जिंक का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। तो ये बैलेंस था, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस। बट ये स्केलेटल है यानी अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करना होगा। फिलहाल हम लोग बैलेंस करने के लिए जानेंगे, लेकिन क्यों? पहले बैलेंस कर लें इसको। हाइड्रोजन के देखिए 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 है, तो हम लोग यहाँ 2 लगाते हैं। कभी भी यहाँ नहीं लगाइएगा कि यहाँ हमने 2 लगा दिया, गलत हो जाएगा। एटम के जगह पर नहीं, ये मोल्स को बताता है, ठीक है। 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन के हो गए अब 4 और ऑक्सीजन के 2, तो हाइड्रोजन के 4 के लिए यहाँ 2 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2। चलिए हो गया कंप्लीट, ये बैलेंस। बट लंबे लंबे इक्वेशंस आते हैं और बैलेंस करते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर बैलेंस क्यों, कैसे किया जाए। एक मेथड मैं बताऊंगा, हीट एंड ट्रायल मेथड। बट सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। ये तो समझ गए कि बैलेंसिंग इक्वेशन, बट व्हाई टू बैलेंस, इतना तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इतने सारे चीज़ पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उसके बाद भी बैलेंस करके भी दिखा रहे हैं। अब पूछता है कि बैलेंस क्यों करेंगे, ठीक है। इसके रीज़न को भी हम लोग देखते हैं कि बैलेंस क्यों करना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में कह रहे हैं कि आखिर हम लोगों को बैलेंस क्यों करनी है। वाई टू नीड टू बैलेंस, क्यों बैलेंस करना है आखिर। तो एक लॉ दिया गया है, आप पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण,
संरक्षण, ठीक है, जैसे वन संरक्षण होता है ना। और मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान हिंदी में। लॉ का मतलब नियम। एक नियम दिया गया था, एक नियम दिया गया था जिसको कहा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब ये नियम किसने दिया? तो देखिए, नियम को हमारा दिए थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, गिवेन बाय। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? उनका नाम देंगे। क्या नाम था? उनका नाम था एंटोनिया, ठीक है, लॉरेंट लेवोसियर, ये व्यक्ति जो है महान हस्ती एंटोनी बाबा, लेवोसियर बाबा, इन्होंने 1774 में एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आप लोगों को? ये चीज याद रखेंगे। एंटोनिया लॉरेंट लेवोसियर ने 1774 ईस्वी में एक जो है लॉ दिया था। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पर लिख लेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक है। इसी को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब इस नियम में क्या कहा गया, इस नियम में क्या बोला गया देखेंगे। लॉ क्या है हमारा वो देखेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग, इन्होंने कहा था सिंपल सी बात कि मास नेदर कैन बी क्रिएटेड, ना तो मास का निर्माण किया जा सकता है नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो उसका नष्ट किया जा सकता है। एंटोनियो लॉरेंट लेवोसियर ने कहा था कि मास का ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब वो सेम बना रहता है। कहाँ पर? इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहां पर लिखेंगे मास, टोटल मास कर देंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही तो कह रहे हैं ये, इन्होंने कहा कि रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा प्रोडक्ट का आपका उतना ही होगा। अगर इधर आपका टोटल 50 ग्राम मास हो रहा है तो इधर भी 50 ग्राम होगा, 1 ग्राम भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। किन्होंने कहा था? लेवोसियर बाबा ने, एंटोनी बाबा ने कहा था ना, ठीक। इसका मतलब और भी है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और यहाँ हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, दोनों बराबर होंगे। इस नियम के अनुसार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोनियो लॉरेंट लेवोसियर ने दिया था 1774 में, और कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास निर्माण होगा, जितना है वही रहेगा, और ना डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। उस अनुसार मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ
प्रोडक्ट बराबर होंगे और टोटल नंबर ऑफ एटम और टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट ये भी बराबर होंगे। इसलिए हम लोगों को किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होगा। बट हाउ, कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे? एक मेथड मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसको कहेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हमने निशाना लगाया, लगा तो लगा और नहीं लगा तो फिर से कोशिश करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड, बार बार प्रयास करेंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड एक और चीज़ को जाने कि कैसे हम लोगों को बैलेंस करना है, कि हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग कैसे करना है, क्या होता है इस मेथड में, और साथ में किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कौन कौन से स्टेप होते हैं। हमारे पास स्टेप 1, 2 एंड 3 है। आपने देखा था वो क्वेश्चन मैग्नीशियम रिबन वाला, वो एक ही स्टेटमेंट के रूप में था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। क्या लिखना है हम लोग को? राइटिंग करना है। एक फर्स्ट स्टेप हमारा है कि उस वर्ड इक्वेशन में टू राइट, ठीक है, टू राइट द वर्ड इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डिटेल्स। जो भी डिटेल है, जो भी स्टेटमेंट के रूप में है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। अब वर्ड इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ, एक स्टेटमेंट दिया है, हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस देन इट फॉर्म वाटर। ये दिया है स्टेटमेंट। हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ड इक्वेशन तैयार। हाइड्रोजन, ठीक है, गैस हमने लिख लिया। साथ में रिएक्शन करने वाले कौन हैं? ऑक्सीजन गैस, और दोनों आपस में मिलते हैं तो बना देते हैं वाटर। ये हमारा क्या हो गया? वर्ड इक्वेशन। सेकेंड स्टेप क्या है इस वर्ड इक्वेशन से? सेकेंड स्टेप में टू राइट एन अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फ्रॉम वर्ड इक्वेशन। अब जो हमारे पास वर्ड इक्वेशन था, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक केमिकल इक्वेशन जो कि अनबैलेंस्ड होगा वो लिख लेंगे। हाइड्रोजन गैस बोला गया है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस है, G लिख लिया मैंने प्लस। अब ऑक्सीजन गैस है तो O2, इसको भी गैस के फॉर्म में लिख लिया, और मिलने के बाद बनाया H2O वाटर का, जो कि लिक्विड में है। बैलेंस है क्या? नहीं है, अनबैलेंस है, स्केलेटल है। देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, बट ऑक्सीजन के एक, अनबैलेंस है, स्केलेटल। अब नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बिगिन टू या स्टार्ट टू बैलेंस द स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, बाय ए सूटेबल मेथड। अभी तो हमारे पास वही मेथड है, कौन सा मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, बैलेंस करना शुरू कर देंगे। बिगिन टू बैलेंस द स्केलेटल इक्वेशन बाय ए सूटेबल मेथड। नोट, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है? अब किससे शुरुआत, कहाँ से किया जाए बैलेंस का? क्या इस हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, इस वाटर से? पता नहीं।
बैलेंस कहीं से भी होगा, लेकिन सबसे परफेक्ट रूल क्या है, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट टू बैलेंस विथ द सबस्टांस जो कि एक एलिमेंट भी हो सकता है या फिर एक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, जो कि एक एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, तो कौन सा, विथ मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम माने अधिक से अधिक, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। वैसे कंपाउंड, वैसे सबस्टांस, वैसे एलिमेंट से हम लोग बैलेंस शुरू करेंगे जिसके अधिक से अधिक जो है हमारे पास एटम्स हो, वहाँ से हम लोग बैलेंस करना शुरू कर देंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मेथेन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, मेथेन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, वाटर बनता है, यानी H2O हम लोग लिखेंगे, H2O और प्लस हीट रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जो है हम लोग पहले स्टेट लिख दे, फिजिकल स्टेट, ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और साथ में हीट। आप देखिएगा कार्बन के एक, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 2 ही है। क्या है ये, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, स्केलेटल है। अब बैलेंस करना है, कहाँ से शुरुआत करें, तो देखिए काउंट कैसे करेंगे आप, मैंने कहा ना वैसे सबस्टांस वैसे कंपाउंड को लेंगे जहाँ अधिक नंबर में एटम हो। इसमें काउंट कीजिए, कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 4, टोटल हमारे हो गए 5। इसमें ऑक्सीजन बेचारे के पास 2 हैं, यहाँ पर कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2, टोटल हो गए 3। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, 3 हो गए। अब सबसे अधिक कहाँ है, तो हमारा यहाँ पर मेथेन में। हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से बैलेंस करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आता है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है मेथेन से शुरू करेंगे। कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन उधर भी 1, हाइड्रोजन 4 है ना, हाइड्रोजन 4, उधर 4 नहीं है, उधर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन हो गया। देख लीजिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन 4। अब हाइड्रोजन का ये तो हो गया हमारा। दूसरा कार्बन के 1 है, ऑक्सीजन के तो 2 और 1, 3 हो गए, लेकिन 3 नहीं है। आप देखेंगे ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं और ये 2 जो लगाया मैंने इसके लिए भी होता है। यहाँ हाइड्रोजन के लिए भी 2, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम थे, 2 मॉलिक्यूल में हो गए कि 2 मॉल में कितना हो गए, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन वहाँ 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 बैठा देंगे, तो 2 ऑक्सीजन देखिए 4। अब मिलाइए, मिल जाएगा, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2 और 2 4, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 4, बैलेंस हो गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग यही चीज़ पहले करेंगे। इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 कॉलम्स बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे हम लोग, 3 कॉलम बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले में एलिमेंट का नाम, दूसरे में LHS, तीसरे में RHS। एलिमेंट्स कौन से, तो सारे के सारे जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट है, सारे एलिमेंट्स के नाम एक एक करके लिखेंगे। LHS को एक साइड यानी रिएक्टेंट साइड को, और एक साइड RHS जो प्रोडक्ट साइड को है उसको हम लोग दिखाएंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इक्वेशंस को, अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीखें हीट एंड ट्रायल मेथड से।